sunshine. नमस्कार सभी को। आप सुन रहे हैं द रिपल इफेक्ट अंडर बीटन ब्रश। मैं हूँ रायना और मेरे साथ है ईशी। आज हमारे साथ है पल्लवी मैम, जो लगभग 2 दशकों से साइकोलॉजी की फील्ड में काम कर रही है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे आपके काम के साथ साथ थेरेपिस्ट होने के अनुभव के बारे में भी बात करना चाहते हैं। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न। मैम, आप लगभग 2 डेकेड से लोगों के साथ काम कर रहे हो। आज भी कोई केस आता है जो आपको इमोशनली अफेक्ट करता है? वंडरफुल क्वेश्चन। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहूंगी मुझे हर एक केस मुझे इमोशनली अफेक्ट करता है। कब? जब मैं उनके साथ बैठती हूँ। अगर मैं इमोशनली उनसे अटैच्ड होती हूँ तो ही मैं उनकी फीलिंग्स समझ पाती हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं इमोशनली उनकी फीलिंग्स समझ के डिटैच भी रहती हूँ, हम्म। बिकॉज आई एम अ काउंसलर, सो नॉन जजमेंटल। सो ये दोनों पैरेलल हमें साथ में करना होता है। ट्रिकी, बट आई लाइक एंड मुझे मजा आता है ये करने। ये बात बहुत गहरी है। इतने लंबे अनुभव के बाद भी अगर आप केसेस से जुड़ाव महसूस करती है, तो ये दिखाता है कि आप अपने काम को कितनी इंसानियत से करती है। मैम, सीबीटी और माइंडफुलनेस जैसे टेक्निक्स का नाम लोग बहुत कैजुअली यूज करते हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली रियल सेशंस में ये कैसे प्ले आउट होते हैं? देखो, थेरेपी इसलिए ली जाती है कि ताकि आपके अंदर जो निगेटिव इमोशंस बोलो या एनर्जी फ्लो हो रही है उसे हम या तो हटा दें और या तो सेटल डाउन करें। हम्म। सबसे पहले ये जो माइंडफुलनेस और सीबीटी या कोई भी थेरेपी है, हम जब उसे अप्लाई करना चाहते हैं या हम रूटीन में हमारे क्लाइंट के साथ करते हैं, तो मेरी पर्सनली कोशिश रहती है कि वो उसके रूटीन में भी उतना ही आसानी से कर सके। हम्म। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वो की जाए, उसे पता भी ना चले कि ये मेरी थेरेपी चल रही है। बिकॉज सिर्फ एक सेशन से कोई थेरेपी करके वो उसके अंदर के जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव जो भी उसके अंदर चलता है नेगेटिविटी, वो हम एक थेरेपी सेशन से नहीं कर पाते। वो हम्म। डेली रूटीन में उसको करना चाहिए। माइंडफुलनेस और सीबीटी, ये दोनों चीजों को सबसे पहले मेरा जो करने का तरीका है वो फर्स्ट फर्स्ट होता है कि उसे समझो। हम्म। आप उसे महसूस करो कि यस, ये नेगेटिव इमोशंस मुझे ट्रिगर हो रहे हैं, किस टाइम पे हो रहे हैं। जब वो अवेयरनेस आ जाती है तो ऑटोमेटिक, यस, अवेयरनेस के बाद बहुत इजी हो जाता है आप लोग को स्टेप्स अप उसके आगे चलना। हम्म। तो मैं कोशिश करती हूँ थेरेपी के दौरान पहले अवेयरनेस कैसे आती है आपके अंदर और कब कब आती है, ट्रिगर कब होता है, वो अवेयरनेस आ जाती है। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि उसे समझो। समझने के बाद हाउ टू हैंडल इट। हम्म। अब फुलनेस बोलने से लोगों को लगता है मेडिटेशन या उस टाइप की चीजें, बट हम्म। मेरे हिसाब से माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट हमारी सांसें, या। हमारी ब्रेथ, क्योंकि हम उसी से जिंदा है। तो जितना हो सके हम अगर हमारी सांसों पे ध्यान देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा माइंडफुलनेस आ जाता है। तो उसके छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, उसके लिए नो नीड कि हमें ओमकार ही करना है 15 मिनट बैठ के 15, वो होता नहीं है रूटीन। तो हम्म। रूटीन में चलते चलते हम हमारा माइंडफुलनेस या हमारी सांसों पे ध्यान कैसे दें, इसके तरफ हाँ। मैं लेके जाती हूँ थेरेपी के दौरान। देन ओवर ए पीरियड वो कर लेते हैं अपना, और उन्हें वो हैबिट में भी आ जाता है। दूसरा, अगर सीबीडी जैसे अगर हमको करना है तो वही है, अवेयरनेस आ गई तो बहुत इजी हो जाता है हमें समझना। हम्म। अवेयरनेस से सबसे आपके अंदर क्लियरिटी आती है या। हम्म। कि मुझे क्या करना, और जब क्लियरिटी आती है तो चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। एकदम। तो बिल्कुल। लाने के लिए हमें थोड़ा थेरेपी लेना होता है, और मेरा टेक्निक होता है कि 2 4 जैसे केस होता है वैसे वो मेरे पे डिपेंडेंट ना रहे, उसको अपने आप नई नई टेक्निक वो खुद डेवलप करे हम्म। अपने लिए, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट होता है और उसकी हर एक की आदत अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है। तो वो अपनी थेरेपी खुद डिसाइड करे, ये लेवल पे मैं उसको लाके छोड़ती हूँ।
ओ, ओ। आई थिंक जो आप बोल रहे हो वो सब इतनी गहरी बातें हैं, बिकॉज लोगों को समझना ही बहुत ज़रूरी है कि थेरेपी एक प्रोसेस है जिसके लिए बहुत टाइम और कमिटमेंट चाहिए होता है। यस, यस। या, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जेरियाट्रिक साइकोलॉजी के साथ भी काम किया है। ओल्डर एडल्ट्स के इश्यूज क्या यंग क्लाइंट से फंडामेंटली अलग होते हैं? यस, डेफिनेटली। या। बिकॉज हम कहते हैं कि जब एल्डर हो जाते हैं तो वो थोड़ा बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, बट वो बच्चे तो नहीं होते। तो उस केस में वो हमारे से बड़े हैं, तो हम्म। उनके साथ हमें बात करनी होती है, बहुत समझ के करनी होती है। बहुत क्यूट होते हैं वो, अगर हम उन्हें समझते हैं। हम्म। अगर हम भी हमारा इधर उधर हो गया, तो उनके एथिक्स होते हैं, उनके अब तक के माइंडसेट होते हैं, वो कहीं भी अगर हमने उसको टच कर दिया इमोशनली, तो या। वो हमारे साथ अटैच नहीं हो सकते हैं। और काउंसलिंग का सबसे मेन होता है कि आप दोनों का कनेक्शन बने, क्लाइंट के बीच में और मेरे बीच में। जब कनेक्शन और वो बॉन्डिंग आती है, तभी वो मेरे को सुनेगा, समझेगा और मेरी बात मानेगा। हाँ। तो ओल्ड लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है और मजा भी आता है, बट ये होता है कि उनके साथ बैठ के ना, उनको पहले टाइम बहुत देना पड़ता है, या। हाँ। जो जो बाकी लोगों के साथ नहीं होता है। पहले मुझे उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करके एक उनके साथ मैजिक ब्रिज मेरे को डेवलप करना होता है। हम्म। जब वो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये मेरा सुन रही है, या। हम्म। सी सुनना होता है, बट उनको फील करवाना होता है कि ये मेरा सुन रही है, हम्म। मुझे टाइम दे रही है, मुझे समझ रही है। दैट टाइम उसके बाद मेरा काम चालू होता है। हाँ। वो या। मेरा ठीक होता है कि यहाँ से अब वो मेरी बात समझेंगे या मैं जो कहना चाहती हूँ वो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। हम्म। हम्म। और रही बात कुछ अगर मैं थेरेपेटिक वे में करना चाहती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत स्मूथली करना होता है। लाइक मुझे करना है, चलिए मुझे हेल्प करिए, लाइक इस टाइप से। उन्हें ये फील नहीं करवाना होता है कि मैं आपकी थेरेपी कर रही हूँ। या। हाँ। तो ऑल प्रोसेस इनडायरेक्टली ज्यादा करनी होती है, नॉट हाँ। डायरेक्टली। जैसे बाकी क्लाइंट डायरेक्ट आते हैं कि मुझे ये इश्यूज है, ये इश्यूज है एंड ऑल दैट, बट या। जेनेटिक में ऐसा नहीं होता है। उन्हें कोई ना कोई लेके आता है, या कोई ना कोई बताता है कि ये इश्यूज है, या। बट उन्हें वो इश्यूज नहीं लगते हैं। हाँ। तो हाँ, जब सामने वाले को इशू खुद को नहीं महसूस होता है ना, तो उसे लगता है कि मुझे इलाज की क्या जरूरत दैट्स ट्रू। हम्म। है। तो मुझे उस टाइम पे बहुत समझ के मैं एज अ काउंसलर उनसे मिलने जाऊंगी या उनसे मिलूंगी, तो वो थोड़ा उनको लगेगा कि मेरे वो डॉक्टर के पास बहुत हैप्पीली जाते हैं, हम्म। खुशी खुशी जाते हैं कि यस मुझे इलाज करवाना है। बट साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास आने में उनको लगता है अब ये मुझे समझाएगी। लाइक दिस काइंड ऑफ कि आप सिंपल देखो ना यार, आपका सिबलिंग अगर कोई छोटा भाई बहन है, वो अगर आपको कुछ बोलता है ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आपका ट्रिगर हो जाता है, अब तू मुझे समझाएगा। लाइक जो गैप है ना, जनरेशन गैप, तो उसमें ये चीज आ ही जाती है। और अभी जो उनके माइंडसेट बन चुके होते हैं ये एज में आके, उस हाँ। माइंडसेट को हम बदल नहीं सकते, तो उसी में हमें काम करना होता है। ये सबसे बड़ा टास्क होता है या। कि उनके माइंडसेट में ही हमें ढूंढ ढूंढ के उनके साथ काम करना होता है, माइंडसेट बदलना नहीं होता है उनका। हम्म। एंड जो यस, आप बोल रहे हो ना, मैंने उसका रियल एग्जांपल देखा है। मेरी मम्मी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, एंड मैंने नोटिस करा है कि स्मॉल चिल्ड्रन के साथ बॉन्ड्स बनाना स्लाइटली टफर होता है, बट द जॉब यू गाइस डू इज कमेंडेबल। यस। यस, थेरेपिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद कभी स्ट्रगल नहीं करती। आप अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल कैसे रखती हैं? डेफिनेटली। जब मैं किसी से हर्ट होती हूँ या मुझे कुछ एंजाइटी या कुछ भी होता है, उस टाइम पे मैं अपने आप की जो मैंने बोला माइंडफुलनेस या सीबीटी, वो हाँ। अपने आप के सेट करती हूँ। उसमें मैं आर्ट थेरेपी का भी सपोर्ट लेती हूँ, और साथ साथ में ऑल द टाइम पूरा अपने आप को ऑब्जर्व करते रहती हूँ। और एक दिन दो दिन मुझे लगता है कि मुझे स्पेस चाहिए है,
तो मैं उस टाइम पे एक दिन 2 दिन का ब्रेक लेती हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ, अपने आप के साथ रहती हूँ। और हम्म। जब मैं अपने आप के साथ रहती हूँ तो डेफिनेटली उसमें पूरा मेरे को टेस्ट निकल जाता है। डिपेंड करता है, बट होता क्या है कि हम लोग रूटीन में काम करते हैं ना, तो ये बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे अपने लिए टाइम अलग से देना पड़ता है। हाँ। मैं मैं जिससे बात करती हूँ, जिसकी काउंसलिंग करती हूँ, थेरेपी करती हूँ, उसके साथ साथ मेरे इंसाइट्स भी क्लियर होते हैं। तो हम्म। मुझे अलग से अपने लिए बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मुझे अपने लिए बहुत टाइम देना पड़ रहा है। वो रूटीन में काम करते करते हो जाता है। हाँ। तो हम्म। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है, उल्टा मुझे लगता है कि उनके साथ काम करते करते मैं बहुत फ्लो में चलती हूँ। मेरे को कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करती है, और ऑल द टाइम मेरे अंदर पॉजिटिविटी फ्लो करती है। मैम, आपका ये कहना बहुत ज़रूरी था। अक्सर लोग थेरेपिस्ट को एक पेडेस्टल पर रख देते हैं, जैसे उन्हें कभी ब्रेक की ज़रूरत ही ना हो। और ऐसा भी होता है कि इतने साल हॉस्टल रहने के बाद भी हमें भी लोगों को बहुत एडवाइस देनी होती है और वो सब, तो अंदर ही अंदर हम सभी थेरेपिस्ट बन जाते हैं। हम्म। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पर ही एंजाइटी और बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको लगता है सिस्टम कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करने में पीछे रह जा रहा है, और अगर हाँ तो कहाँ? ये ना वास्ट क्वेश्चन है, हाँ। बट मैं स्टार्ट करूंगी पहले तो सिस्टम से। सिस्टम हम हमारे यहाँ जहाँ कुछ नया सिस्टम, देखो अभी इतना फास्ट चेंजेस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो चेंजेस फटाफट सबको समझ में आ रहे हैं। बट हम्म। सिस्टम लेवल पे जब हम उसे अप्लाई करने जाते हैं तो इस टेक टाइम, उसको लंबा टाइम लगता है। और जब तक उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तब तक तो सिस्टम, बाकी बाहर तो और दुनिया चेंज हो जाती है। तो हम्म। ये चक्कर में सिस्टम डेफिनेटली पीछे है। बट इसमें सिस्टम की भी गलती नहीं, क्योंकि वो पूरा एप्लीकेशन लाने में करने में बहुत, और सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, पूरा सिस्टम बदलना होता है। हम्म। हाँ। तो उस केस में सिस्टम का ये कहना कि वो पीछे है, हाँ पीछे है, क्योंकि आजकल चेंजेस ही इतने जल्दी होते हैं, इतने फटाफट होते हैं। हम एक महीने पहले ही अगर कुछ सोचते कि ऐसा अभी नया आया है तो दूसरे महीने में कुछ नया आ जाता है। और हाँ। एआई तो आप लोग भी ये फील करते होंगे, यार रोज नया आ रहा है। हाँ हम्म। एकदम। सो एक्चुअली यस। और रही बात एंजाइटी की या बर्नआउट की, तो इसमें अनोइंगली हमारे सिस्टम के जो लोग हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो अनजाने में अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि हाँ। तुझे ये तो करना ही चाहिए, देख मैंने यहाँ देखा था, देख मैंने वो देखा था। या सिस्टम में जो लोग आपके साथ काम करते हैं स्कूल में वगैरह, उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डायलॉग्स आ जाते हैं अनजाने में, उन्हें नहीं पता होता है कि बच्चों पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। हाँ। तो उस चीज का इम्पैक्ट बच्चों, और बच्चे सेंसिटिव होते हैं एक एज में आने के बाद, ये आप लोग भी महसूस करते हैं। कौन सी बिल्कुल। बात कर लेंगे पता नहीं चलता, क्योंकि उनके इमोशंस इतने ज्यादा चलते रहते हैं। और हम्म। कौन से इमोशन को ट्रिगर कर जाएगा, पिक कर लेगा, तो ये सब इतना जल्दी होता है उनके दिमाग में। तो एनजाइटी ऑफ कोर्स उनके दिमाग में चलते रहती है। तो सोशल मीडिया में कंपटीशन और बढ़ गया है। हमारे ही साथ वालों को हम देखते हैं कि अरे उसको इतना हो गया, इतना मिल रहा है, इतना लाइक मिल रहा है, वो इतने, या कहीं भी हम देखते हैं कोई भी फील्ड में, नॉट ओनली सोशल मीडिया, हर फील्ड में अगर हम अपने साथ के लोगों को देखते हैं और उनको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर ही होता है, यार मेरे को तो ये नहीं आता है, यार उसको कैसे हाँ। पता, मेरे को कैसे पता नहीं है। ये हाँ। सब चीजें जो होती है ना, कंपटीशन, हम कहते हैं कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंपटीशन, मेरे को क्या करना है, वो उसका वो मेरा। बट कहीं ना कहीं अंदर एक कंपटीशन होता है हर एक बच्चे के अंदर। हाँ। और वो कंपटीशन ही उसे एंजाइटी तब आती है जब उसे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं या रह गई हूँ। बिल्कुल। दूसरा, लगता है हाँ। कि यार ये स्पीड में मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। कई लोग बहुत फास्ट चीजों को ग्रैब कर लेते हैं और फ्लो के साथ चलते रहते हैं। कई बार हमें दिखता कुछ और है और अंदर होता कुछ और है।
तो हाँ ये सब चीजों को हम रियलिटी के साथ, उनके साथ हम मैच करने जाते हैं और वहीं पे एंजाइटी स्टार्ट होती है। सही हाँ। बात है। फियर, फियर के बाद एंजाइटी आती है। पहले फियर, अरे यार मैं नहीं कर पाया तो, ये ग्रुप में मेरा, मैं सबसे ऑड वन आउट हूँ, मुझे ये करना चाहिए। बट हम्म। वो करने के चक्कर में वो उसका पोटे है ही नहीं, हम्म। हाँ। वो उसका कप ऑफ टी नहीं है, तो फिर भी वो अपने आप को स्ट्रेच करके उस वो ग्रुप में मैच करता है। मैच करने के चक्कर में उसके अंदर एक अलग सा फियर होता है, और वो फियर के साथ एंजाइटी आती है। ठीक और है। ये आप लोग रूटीन में देखते होंगे, छोटी छोटी बातों में, हाँ डेफिनेटली। है ना, छोटी छोटी बातों में। और सोशल मीडिया का अगर मैं बताऊं कि हम स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा करने की वजह से हमारे अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो इसके लिए लंबी लिस्ट है मेरे पास। हाँ, हम्म। आई थिंक हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। बट वो बताने से नहीं होता है, एक्चुअली स्क्रोलिंग हम क्यों कर रहे हैं वो हमें समझना होता है। दैट्स ट्रू। हमें हाँ। एग्जैक्ट क्या चाहिए है ये हमें समझना होता है। ये बात ठीक। हमें पता नहीं कि हमें क्या चाहिए है। दूसरा, हाँ। हमें किसी चीज का रिग्रेट है, या किसी चीज को हम पाना चाहते हैं, हमें नहीं मिल रहा है, हम थोड़ा डिप्रेशन टाइप फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे स्क्रोलिंग बढ़ जाती है। हाँ। या हम जो कर रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। और ये स्क्रोलिंग की वजह से एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, हम्म। सिस्टम से भी ज्यादा। और हाँ। इसके लिए सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाता है। तो हाँ। हाँ। उसके भी लिमिटेशन है, सिस्टम के भी, पेरेंट्स के भी लिमिटेशन है, बच्चों के अपने लिमिटेशन है अलग, उनकी अपनी अलग दुनिया है। तो ये बिल्कुल। सब का एक ही मुझे लगता है जिस्ट की अवेयरनेस। दैट्स ट्रू। यस मैम। अवेयरनेस अगर हम बढ़ाते हैं अपने अंदर, डेली हमारा एक चेक करते हैं कि आज दिन भर मैंने क्या किया और क्यों किया, बस ये डेली चेक अगर स्टूडेंट करने लगे ना, तो सिस्टम और पेरेंट्स जो भी करते हैं उसके अलावा और वो अपना स्टैंड स्टार्ट में सही तरीके से क्लियरिटी से लेना सीख जाएगा, और एंजाइटी कम हो जाएगी। दैट्स ट्रू। यस मैम, अगर कोई ऐसा सुन रहा हो जिन्हें मदद की जरूरत हो लेकिन अभी तैयार महसूस नहीं कर रहे, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? अ, तैयार नहीं हो रहे हैं बात करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के साथ, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। हाँ। हाँ। काउंसलिंग। तो अभी तो ऐसा है कि आजकल आना चाहते हैं बच्चे, बात भी करना चाहते हैं लोग, बट समहाउ एक ये रहता है कि नहीं यार मैं तो संभाल लूंगा, हम्म। छोटी सी बात है, नहीं यार मैं तो कर लूंगा, हाँ। चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं। हाँ। बट, है ना, तो ये सब चीजें क्या होती है, आपको एआई इतना ही बताएगा जितना आप पूछोगे। जितना आप सुनना चाहो। हाँ। हाँ। और दूसरा, हर चीज एआई नहीं, आपके इमोशंस एआई नहीं समझ सकता। मुझे अभी एक क्लाइंट आया था और वो जेंजी ही थी बच्ची, तो उसने मुझे बोला कि मैंने एआई से बोला कि अगर मैंने मेरी उंगली अगर काट दी तो क्या होगा। तो एआई का रिप्लाई ये था कि वेरी गुड, अच्छा होगा, आपको तो काम नहीं करना पड़ेगा। जी। तो ये चीजें मैं यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि अगर मन में छोटी सी भी बात है ना, तो उसकी क्लियरिटी के लिए आपको लगता है आप कैपेबल है, डेफिनेटली कैपेबल है, बट आपका सराउंडिंग और आपके साथ जो हो रहा है वो आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, हम्म। उसकी दूसरी साइड या अदर देन उसके आप नहीं सोच पा रहे हो, इसलिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या काउंसलिंग करनी चाहिए, या थेरेपी लेनी चाहिए। हाँ। आपको नया इंसाइट मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी, अवेयरनेस आएगा। अगर आपको सर्दी खांसी है तो आपने 2-3 दिन उसको चलाया, बट उससे ज्यादा बढ़ रही है तो आपको दवाई लेनी है। तो जस्ट चेक योरसेल्फ कि मेरे को ये चीजें कितने दिनों से चल रही है। हम्म। अगर 2-4 दिन में मैं सेटल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो इट्स ओके, बट नहीं हो पा रहा है 1 वीक के अंदर, तो मुझे
जाना चाहिए और थेरेपी लेनी चाहिए, ताकि मुझे बाकी चीजों पे उसका इफेक्ट ना हो। हम्म। दैट्स ट्रू। तो छोटी सी बात में अगर आप अवेयर होके थेरेपी ले लेते हो तो नथिंग हार्म इन इट। अदरवाइज मेरे पास केसेस बहुत आगे लेवल पे चले जाते हैं और फिर साइकेट्रिस्ट को रेफर करना पड़ता है, मेडिसिन तक बात जाती है। तो हम्म। इनिशियल लेवल पे छोटी बात है आपको लगती है, बट आपको फिर भी वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है, तो डेफिनेटली जाना ही चाहिए। एकदम हाँ। सही बात है। और मैम, ये सारी बातें बहुत हिम्मत देने वाली हैं, ऐसे शब्द शायद किसी के लिए पहला कदम ही बन जाए। बिल्कुल। और पहला कदम अगर हम जल्दी लेते हैं तो बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं, हाँ जी। हाँ। और में सारी चीजों को हम अचीव करने में फास्ट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। एकदम ठीक है। यस। तो मैम, हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना समय हमें दिया और हमें ऐसी बातें बताई जो हमें जीवन भर मदद करेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये बातचीत सुनने वालों को थोड़ा सा सहारा, थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ी सी हिम्मत मिली। So thank you so much for tuning into the Ripple Effect under Beaten Brush. अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी आवाज़ के साथ।